हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का नर्सिंग अड्डा 24/7 पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, बहुत ही जल्दी आपको आरआरबी की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो किस तरीके से तैयारी करें, तो यहाँ इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कंप्लीट रोड मैप। यानी यहाँ पर आपको मैं टाइम टेबल भी बताऊंगी, यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगी, और पेपर कैसा आता है आरआरबी का वो भी डिस्कस करेंगे। तो सारी कंप्लीट डिटेल्स हम आरआरबी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस साल अगर सिलेक्शन चाहिए तो इन सभी चीजों को फॉलो कर लेना, आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न के बारे में। तो जो आरआरबी का एग्जाम आता है उसके अंदर दो सेक्शंस होते हैं। जो पहला सेक्शन है वो है आपका नर्सिंग का, जिसके अंदर 70 क्वेश्चंस जो है वो नर्सिंग के देखने को मिलते हैं। 70 क्वेश्चन कितने के? 70 मार्क्स के होते हैं। फिर जो नॉन नर्सिंग वाला पोर्शन है, 30 क्वेश्चंस आपको नॉन नर्सिंग के देखने को मिलते हैं, यानी कि टोटल 30 मार्क्स जो है आपके नॉन नर्सिंग के होते हैं। तो यहाँ पर आपको टोटल 100 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं 100 मार्क्स के। ड्यूरेशन कितना होता है भाई? तो 90 मिनट का पेपर होता है, और नेगेटिव मार्किंग जो है इसके अंदर 1/3 होती है। उसके बाद में भाई अगर मैं बात करूं कि स्कोर की स्ट्रेटेजी कितनी होनी चाहिए, यानी कि कितना स्कोर जो है वो आप बोलो कि भाई सेफ स्कोर है, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इतना स्कोर आपका होना ही चाहिए। तो भाई देखो, यूआर के अंदर तो बहुत तगड़ा कंपटीशन है। तो 80+ स्कोर जो है, अगर आप यूआर जनरल कैटेगरी के हो तो आपका होना ही चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 75+ स्कोर आपको लाना पड़ेगा, और अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हो तो 70+ स्कोर आपको लाना पड़ेगा। क्योंकि आरआरबी में जो जोन वाइज वैकेंसी निकलती है, बहुत कम वैकेंसी होती है हर जोन में, जिसके लिए आपको compete करना पड़ेगा। और सेफ स्कोर लाने के लिए आपको हाईएस्ट स्कोर जो है वो लाना पड़ता है, तभी आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। बात करते हैं भाई किस तरीके से सिलेक्शन हो सकता है। तो 5 चीजें इंपॉर्टेंट होती है सिलेक्शन करने के लिए। सबसे पहले आता है थ्योरी। भाई आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी होना चाहिए। जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना, उस टॉपिक को, वो कहते हैं ना घोल के पी जाने वाला सीन है, कि ऐसे कर लो कि क्वेश्चन अगर कहीं से भी उस टॉपिक में से आ जाए तो आप उसको बड़े आराम से कर लोगे। आजकल एग्जाम्स का थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हुआ है। पहले MSN FON में से 70-80% पेपर आ जाता था, बट आजकल थोड़ा सा चेंज हो गया है, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो भाई आप थ्योरी अपनी स्ट्रॉन्ग करो। जैसे जैसे थ्योरी पढ़ रहे हो वैसे वैसे टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, ताकि आपको पता लग जाए कि क्वेश्चंस में से जो टॉपिक है, टॉपिक में से क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं। एंड उसके बाद पीवाईक्यूज करना जरूरी है, क्योंकि पीवाईक्यूज करने से आपको एग्जाम का पैटर्न पता लग जाएगा कि जो आज तक आरआरबी के पेपर हुए हैं उनका पैटर्न कैसा रहा, और सब्जेक्ट वाइज वेटेज पता लग जाएगी कि कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से सब्जेक्ट को वेटेज दी गई, कौन से टॉपिक को वेटेज दी गई। ये सारी चीजें पीवाईक्यूज करके आपको पता लग जाता है। टॉपिक वाइज एमसीक्यू करो, ताकि आपके डबल रिवीजन हो जाए। क्योंकि एक तो आप थ्योरी करते हो, फिर आप उसकी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लोगे, डबल रिवीजन हो जाएगी आपकी, लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहेगा। मॉक टेस्ट दो उसके बाद में, इससे आपका एक तो टाइम मैनेजमेंट होगा कि भाई 90 मिनट्स में हमें 100 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, और नेगेटिव मार्किंग पे आपका कंट्रोल रहेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो सिलेक्शन है वो सिर्फ नेगेटिव मार्किंग की वजह से रुक जाता है, नेगेटिव इतने करके आ जाते हैं एग्जाम में। तो ये दोनों चीजें तभी मैनेज हो सकती है अगर आप मॉक टेस्ट देते हो। सभी चीजें सही है, जब तक रिविजन नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रिविजन करोगे तभी याद रहेगी चीजें, वरना एक तरीके से याद कर रहे हो पहला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट तक जहां पहुंचोगे वहां पे पहला सब्जेक्ट आप दोबारा से भूल जाओगे। जो कि बहुत सारे बच्चे बोलते भी है कि मैम हम आगे आगे पढ़ रहे हैं, पीछे पीछे का भूलते जा रहे हैं, क्या करें। क्योंकि उसके लिए एक तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, और कंटिन्यू रिवीजन करना जरूरी है। अब रिवीजन कैसे करना है वो भी मैं अब आगे आपको बताऊंगी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आप सब्जेक्ट और टॉपिक्स के बारे में। सबसे ज्यादा वेटेज तो आज भी एमएसएन की ही है। एमएसएन जो है वो काफी ज्यादा पूछी जाती है। कौन कौन से टॉपिक आज तक आरआरबी के जो पीवाईक्यूज है उनके बेसिस पर कौन से टॉपिक्स को सबसे ज्यादा वेटेज दी गई है। तो सबसे पहले भाई एमएसएन के अंदर जो हमारे कार्डियक डिसऑर्डर्स हैं, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। शॉक हो गया, बर्न, ईसीजी के जो चेंजेस हैं, डायबिटीज, रीनल डिसऑर्डर्स, फिर आपका न्यूरोलॉजी, इमरजेंसी ड्रग्स और इन्फेक्शन कंट्रोल, यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये इन क्वेश्चंस पर आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी है, इनको थोड़ा ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। फिर आ जाता है आपके पास ओबीजी। भाई आजकल ओबीजी और पीडियाट्रिक भी काफी ज्यादा पूछी जा रही है। ओबीजी में स्टेजेस ऑफ लेबर, एंटीनेटल केयर, एंटीपार्टम, पोस्टपार्टम हेमरेज, इक्लेम्शिया, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, प्लासेंटा की जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, और पार्टोग्राफ, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है। उसके बाद में आता है एमएचएन, मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में भाई जितनी भी साइकोथेरेपीज है, एंटीसाइकोटिक ड्रग है। उसके बाद में स्किजोफ्रेनिया और मूड डिसऑर्डर्स, ईसीटी और मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको आपको पढ़ लेना है। आगे आते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पे। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। ड्रग कैलकुलेशन में से आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं। प्रोसीजर्स में आपका ईटी ट्यूब होगा, टीटी ट्यूब हो गया, सक्शनिंग हो गया, ये सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़नी है।
जितने भी ओटी के इक्विपमेंट्स होते हैं, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में पोटेशियम काफी ज्यादा पूछा जाता है। फिर एबीजीज के बारे में सारा कंपनसेशन अनकंपनसेशन सब कुछ पढ़ लेना, और वाइटल साइंस के बारे में आपको पढ़ना है, ये है फंडामेंटल के अंदर। फिर आता है चाइल्ड हेल्थ। चाइल्ड हेल्थ में कंजेनाइटल एनोमैलीज हो गया है, न्यूबॉर्न केयर, अपगार स्कोर, न्यूनेटल जॉन्डिस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और आपके जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन है, ये सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। कम्युनिटी में आते हैं, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हो गया, कमिटीज, प्रोग्राम, एजेंसीज। कम्युनिटी में से तो प्रोग्राम हो गया, एजेंसीज हो गया, और इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हो गया, यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा कभी कभार एक आधा क्वेश्चन एपिडेमियोलॉजी से आ जाता है। जो माइनर सब्जेक्ट है उसमें से आपको रिसर्च के टाइप्स और सैम्पलिंग पढ़ना है। वाइटामिन बहुत अच्छे से पढ़ लेना, वाइटामिन में से हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। और जो मैनेजमेंट का आपका लीडरशिप का टॉपिक है, तो जो लीडरशिप स्टाइल है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये वो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं जो आते ही आते हैं एग्जाम के अंदर। पढ़ना आपको सब कुछ है, क्योंकि देखो एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। पढ़ना सब कुछ है, बट इनके ऊपर आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। बात करते हैं भाई टाइम टेबल की, किस तरीके से पढ़ाई करें। भाई अगर सिर्फ तैयारी करने बैठे हो, उसके लिए है ये टाइम टेबल। सुबह से 6 से 7 बजे अपना उठ गए, अगर वॉक वगैरह करते हो तो ठीक है, वरना अपना देख लो, अपने आंखें वाँखें अच्छे से धो धा के खोल लो। 7 से 8 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, 8 बजे आपको पढ़ने बैठ जाना है। पहला सब्जेक्ट उठाओ, एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ो ताकि बोर ना हो। अगर पूरे दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे तो बोर हो जाओगे। तो पहला सब्जेक्ट मान लो आपने ओबीजी उठा दिया, ठीक है, 3 घंटे आपने ओबीजी पढ़ी, और उसके बाद 1 घंटा जो भी टॉपिक आपने ओबीजी का पढ़ा था उसी की आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली। 12 से 2 बजे तक आपने अपना लंच किया, रेस्ट किया, 2 बजे आप फिर से पढ़ने बैठ गए, 3 घंटे आपने दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा। अब इसमें आप क्या करो कि जो आपने सुबह का सब्जेक्ट उठाया है और जो आपने सेकंड हाफ का सब्जेक्ट उठाया है, दोनों ऐसे सब्जेक्ट उठाओ जो रिलेटेड हो। जैसे ओबीजी जो है वो चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड है, एमएसएन पढ़ रहे हो तो साथ में फार्मा ले लो, तो इससे क्या है कि दोनों का लिंक बना रहेगा। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग उठाई आपने, 3 घंटा पढ़ा, उसके बाद में 1 घंटा जो भी आपने पढ़ा उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली। और क्योंकि 30 नंबर की नॉन नर्सिंग आ रही है, तो आपको पता है नॉन नर्सिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। डेली 1 घंटा आपको नॉन नर्सिंग का भी देना है। 7 से 9 बजे तक आपने डिनर किया, रेस्ट किया, 9 से 10 बजे तक 1 घंटा आप डेली मॉक टेस्ट दो। जितने मॉक टेस्ट दोगे ना, उतना तुम्हारा फायदा है। हर एमसीक्यू आपको सिलेक्शन के नजदीक लेके जा रहा है, जितने क्वेश्चन करोगे उतना बढ़िया है। और रात को 2 घंटे भाई आपने पूरे दिन में जो कुछ भी पढ़ा है ना, वो सारा एक बार दोबारा से रिवाइज कर लो, तो लॉन्ग टर्म तक आपको चीजें याद रहेगी। कौन कौन सी चीजें हैं भाई जो आपको करनी है। एक तो जो भी पूरा कंटेंट है, मान लो आपने ओबीजी खोली है, ठीक है, ओबीजी के जितना जो भी आपका सिलेबस है उसको नोट डाउन कर लो, और एक टॉपिक को करने में आपको कितना टाइम लगेगा या कितने दिन लगेंगे। जैसे एक दिन में आप 3 घंटे एक सब्जेक्ट को दे रहे हो, तो कितने दिन लगेंगे उसको करने में, वो भी उसके साइड में लिख लो, तो आपको ये पता लग जाएगा कि एक सब्जेक्ट आपका कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है। तो पूरे सिलेबस को जो है वो आप इस तरीके से डिवाइड कर लो कि भाई प्लासेंटा का डिसऑर्डर है, या जैसे मान लो लेबर वाली यूनिट है, तो लेबर वाली यूनिट मेरी 3 घंटे में हो जाएगी, तो वो 1 दिन में हो गई, 3 घंटा 1 दिन में काउंट हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा सिलेबस अपना दिनों के हिसाब से डिवाइड करो, एंड मेक श्योर करो कि उसको आप फॉलो करोगे। जितना जो आप टाइम टेबल बना रहे हो कि भाई 1 दिन में इतना पढ़ना है, 2 दिन में इतना पढ़ना है, उसको जरूर पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद में साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, ताकि जब एग्जाम आएगा तो उस टाइम पर इतना टाइम नहीं होता कि आप सारी किताबें उठा के रिवीजन करने लग जाओ। जो शॉर्ट नोट्स आप बना रहे हो एग्जाम के टाइम में, सिर्फ उसी को रिवाइज किया जाएगा। तो जब आप पढ़ते हो तो जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लगती है उनके शॉर्ट नोट भी बनाते रहो। रिवीजन का रूल क्या होता है, डेली एक बार पूरे दिन में जो पढ़ा उसको रिवीजन करो। फिर हफ्ते में एक हफ्ते में 1 दिन ऐसा निकालना है जब आप पूरे हफ्ते का रिवीजन करोगे। फिर पूरे महीने में 1 दिन निकालना है जिसके अंदर आपको पूरे मंथ का रिवीजन करना है। ऐसे कैसे भूल जाओगे, ऐसे फॉलो करो, रिवीजन मेथड सब याद रहेगा। तो एक तो डेली जो हम पूरे दिन में पढ़ रहे हैं रात को रिवाइज करो, फिर उसके बाद में हफ्ते में 1 बार पूरे हफ्ते का रिवाइज करो, और महीने में 1 बार पूरे महीने का रिवाइज करो। जो भी डिस्ट्रैक्शन है उन सबको अवॉइड करो, और कंसिस्टेंसी के साथ में आपको पढ़ना स्टार्ट करना है इफ यू वांट टू गेट सेलेक्टेड। तो ये है भाई आपका जो पूरा रोड मैप है जिस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। मैंने आपको टाइम टेबल बना दिया, मैंने आपको सब्जेक्ट्स बता दिए, मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए, सारी चीजें मैंने आपसे इस वीडियो में डिस्कस कर ली है। तो इन चीजों को फॉलो करो भाई। सिलेक्शन छोटी छोटी चीजों से हो जाता है, और छोटी छोटी चीजों से ही सिलेक्शन रुक भी जाता है। तो अगर सिलेक्शन चाहते हो तो छोटी छोटी चीजों को फॉलो करना स्टार्ट करो। आपको लगता होगा अरे यार कुछ नहीं होगा, ये करने से क्या ही होता है, ये करने से क्या हो जाएगा, टॉपिक वाइज करने से क्या होगा, कोई एक बुक उठा के रैंडमली क्वेश्चंस पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना ही तो जरूरी है। जी नहीं, एक एक टॉपिक की अगर प्रैक्टिस करोगे ना, आपको बहुत फायदा मिलता है। जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनसे पूछो कितना फायदा मिलता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। थ्योरी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए,
तभी क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। तो सबसे पहले तो थ्योरी अच्छी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। थ्योरी अच्छी होने के लिए आपके पास कंटेंट अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको पता है नर्सिंग का फील्ड ऐसा है जिसके अंदर अपडेट्स होते रहते हैं, तो आपके पास में अपडेटेड कंटेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तैयारी हर कोई कर रहा है, लेकिन प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रॉपर गाइडेंस के साथ में तैयारी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप तैयारी कर रहे हो और इस साल आपने ठाना हुआ है कि यार मेरे को इस साल तो सिलेक्शन चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, जो अब आरआरबी की वैकेंसी निकलेगी, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, बिकॉज एज यू ऑल नो नर्सिंग अड्डा हमेशा आपके साथ में। और क्योंकि अभी तो मदर्स डे भी है, तो आपके लिए बहुत ही धमाकेदार नर्सिंग अड्डा सेल भी लेकर आया है, जहां पर आपको सभी बैचेस पर 78% ऑफ मिल रहा है और साथ में आपको मिल रही है 3x वैलिडिटी। तो इनरोल कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे और सर्च करना है अड्डा 24/7। सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको बैचेस मिल जाएंगे। जैसे अगर आप नोर्सेट 11 को टारगेट कर रहे हो, ये है भाई आरआरबी का वंदे भारत बैच। ये बैच जो है अभी 4 तारीख से ही स्टार्ट हुआ है। तो अगर आपने सोचा है भाई हमें तैयारी करनी है और इस बार हमें कोई लूप होल नहीं छोड़ना, हमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, हमें तरीके से तैयारी करनी है, अगर आपके पास में अच्छी चीजें हैं, अच्छा कंटेंट है, तो बहुत ही अच्छी बात है, आप तैयारी कर सकते हो। लेकिन अगर 1% भी डाउट है तो आप इनरोल कीजिए इस बैच में। यहाँ पर आपको मिल रहा है 78% ऑफ, क्योंकि मदर्स डे पे सेल चल रही है, 78% ऑफ। तो 2199 का बैच है। आप यहाँ से बाय नाउ करके जैसे ही कूपन कोड लगा देंगे YT05 और इसको अप्लाई करेंगे तो 2199 का बैच आपको 2099 में मिल जाएगा, यानी कि एक्स्ट्रा 2% ऑफ मिल जाएगा। ये बैच अभी स्टार्ट हुआ था, तो इस टाइम अगर आप इनरोल करोगे तो आपके लिए बेस्ट है। उसके बाद में अगर आप बहुत सारे एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो आप नर्सिंग महापैक में इनरोल कर सकते हो। 2798 इसका प्राइस है 78% ऑफ के बाद में। यहाँ पर भी कूपन कोड लगा देना YT05। जैसे ही अप्लाई कर दोगे 2671 में आपको ये बैच मिल जाएगा। तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आपको कूपन कोड यूज करना है YT05। किसी भी बैच में अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 2% ऑफ मिल जाएगा। उसके अलावा इन सभी बैचेस में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करवाई जाती है, पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है, डाउट सेशन मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, सारी ही चीजें अकॉर्डिंग टू आरआरबी एग्जाम आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आप इनरोल कर सकते हो इन बैचेस के अंदर। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो जो नीचे स्क्रीन पे नंबर आ रहा है आप इस पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। तो दिस इज द बेस्ट टाइम। अगर आप आरआरबी को टारगेट कर रहे हैं तो जाकर के एनरोल कर लीजिए। 9240231061 नर्सिंग अड्डा का नंबर है, आप यहाँ पे कॉल करके बात कर सकते हैं इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द बैचेस। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।